हेलो स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू अवर रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके सीयूटी एग्जाम के लिए। हमने आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं क्योंकि आपके सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मेक श्योर करिएगा कि वो वीडियो आपने देख ली। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो कि हैं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स से। तो इन क्वेश्चंस को, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझना है, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है आपको, क्योंकि आपके जो सीयूटी है वहाँ से बहुत न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता। आपका मेनली जो फोकस है आपके थ्योरी पे करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपको इनको अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51, जो है द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। तो हेनरीज कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? क्या होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट? तो हेनरीज कांस्टेंट होता है आपका पीएच, सॉरी केएच। क्या होता है आपका? केएच। तो मैं आपको बता दूं, जो केएच होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओके, टेम्परेचर के। और आपका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ये सॉल्युबिलिटी के। तो ये चीजें हैं जो हम थ्योरी क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने इसका थ्योरी सेशन अटेम्प्ट नहीं किया है तो बेटा इसका पहले थ्योरी आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। हमने आपके पूरे सारे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है। तो पहले वहां से आपको थ्योरी करनी है, अच्छे से उसको रिवाइज करना है, देन आप ये क्वेश्चंस करोगे, आप इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्या? अरहेनियस कांस्टेंट। ये होता है केएच। तो देख लो, टेम्परेचर के डायरेक्टली है और सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली है। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेटर फॉर गैस विद हायर सॉल्युबिलिटी, नो, क्योंकि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो केएच की वैल्यू तो कम होगी। तो ग्रेटर फॉर गैस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, बिल्कुल, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसके लिए केएच की वैल्यू क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन of glucose is 750 mm of mercury at 373 Kelvin. The mole fraction of the solute is। हमारे पास बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। पहले हमें क्या चीज समझनी है? 373 केल्विन। कि 373 केल्विन पे आपके ग्लूकोज का जो होता है प्योर का कितना होता है? तो आपके इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री पे, 100 डिग्री, अगर 100 की डिग्री की बात करें तो 100 डिग्री का मतलब होता है 373 केल्विन। और इस पे आपके यहाँ पे ग्लूकोज की अगर मैं प्योर की बात करूँ तो वो होता है बेटा 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg, ये होता है आपका। तो देख लेते हैं यहाँ से। तो आपको फॉर्मूला बताइए क्या होता है आपका? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इज इक्वल टू जीटा बी। जीटा बी ये क्या होता है? ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। आपको ये निकालना है, पी मोल फ्रैक्शन निकालना है। पी नॉट कितना है बेटा? 760 माइनस पी एस कितना है बेटा? गिवन है आपको 750 ऑफ mmHg डिवाइडेड बाई पी नॉट कितना है बेटा? पी नॉट आपका 760। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ से, आपका आंसर आएगा 1/76। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो यहाँ से देखना किस तरीके से हम करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ग्लूकोज, जो P1 दे रखा है आपको। 10 ग्राम ग्लूकोज का कितना दे रखा है बेटा? P1। जो 10 ग्राम ग्लूकोज है बेटा उसका कितना दे रखा है आपको? P1 है। ग्लूकोज के लिए क्या दे रखा है? P1। देखना कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट समझना है आपको कि P1 का क्या दे रखा है? P1 पे दे रखा है आपको ग्लूकोज जो 10 ग्राम है, और यूरिया भी क्या दे रखा है आपको? 10 ग्राम। तो P2 किसके लिए दे रखा है बेटा? यूरिया के लिए। ठीक है। और P3 किसके लिए दे रखा है बेटा? यहाँ पे दे रखा है आपको सुक्रोज के लिए। सुक्रोज के लिए पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में? पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन किससे हो जाएगा? आपका आई से। जैसे कि मैं बात करूं, सॉरी मोलर मास से, आई से नहीं होगा, ये होगा आपका मोलर मास, क्योंकि हमें इन तीनों का आई से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि तीनों ही क्या है? नॉन डिसोसिएटेड, ना एसोसिएट होंगे ना डिसोसिएट। तो यहाँ जो पाई निकालोगे, पाई क्या होता है बेटा? CRT। क्या होता है आपका? CRT। सी को कैसे लिख सकते हैं? सी को लिख सकते हैं N/VRT। अब एन को भी खोल दो तो कैसे लिख सकते हैं? पाई इज इक्वल टू एन को, एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास
इनटू वॉल्यूम और यहाँ पे आपका RT। अब मुझे बताइए जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिसके लिए मोलर मास ज्यादा होगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी। ये ज्यादा होगा तो ये कम होगी। देख लेते हैं, एक ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, तो सबसे कम मास किसका होता है बेटा, यूरिया का। तो इसका मास सबसे कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो बिल्कुल आपका यूरिया किस पे है, P2, तो P2 का सबसे ज्यादा होगा, वो इसमें भी है इसमें भी है। चेक करते हैं ग्लूकोज एंड सुक्रोज, तो इसके बाद होता है बेटा ग्लूकोज मतलब P1, और P1 किसमें बेटा, इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यहीं से हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट। देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्या है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एजियोट्रॉप्स बोल सकते हैं, एजियोट्रॉप्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, मैं आपको बताऊं, जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं। और एजियोट्रॉप्स है विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो ये होते हैं आपके नेगेटिव डेविएटेड। कैसे होते हैं, नेगेटिव डेविएटेड। तो यहां से देख लो, हमसे पूछा है लोअर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, तो कम है मिनिमम है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो देख लो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो नेगेटिव डेविएशन नहीं, सो नो डेविएशन नहीं, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है अ graph showing the variation of osmotic pressure versus molar concentration of aqueous solution at temperature T is given below। आपको ये ग्राफ दे रखा है बेटा, किसमें दे रखा है ये ग्राफ दे रखा है आपको यहाँ पे पाई में, और आपके यहाँ पे पाई के साथ और यहाँ पे सी के साथ आपका क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है। आप सबको पता है क्या रिलेशन होता है, पाई इक्वल टू होता है बेटा CRT। क्या होता है CRT, इसके और इसके बीच में ग्राफ बन रहा है, तो बेटा यहाँ पे स्लोप क्या होगा, ये स्लोप पूछा है आपसे, व्हाट इज द स्लोप, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, स्लोप होगा बेटा RT। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, RT। तो स्लोप क्या है यहाँ पे, RT। नेक्स्ट है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताती हूँ। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यहाँ पे आपको दे रखा है डॉट डॉट डॉट, इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, इक्वल होगा, लेस देन होगा, हाफ हो गया, नियरली डबल होगा। देखो आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ना डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, जबकि NaCl जो है बेटा, तो NaCl की अगर मैं बात करूं तो NaCl आपको किस में डिसोसिएट होता है, इस। तो इसके लिए अगर I की वैल्यू निकालेंगे बेटा हम, I की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपके I की वैल्यू आएगी 2, और ग्लूकोज के केस में I की वैल्यू आएगी 1। अब हम पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई इंटू 2 एंड पाई इंटू 1, यहाँ पे आएगा 2 पाई और यहाँ पे आएगा पाई। तो ये था आपका NaCl के केस में। बताइए NaCl का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ग्लूकोज के। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, नियरली डबल। नियरली क्या हो जाएगा आपका, डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन इज लाइकली टू हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। सेम आपसे पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखोगे, देखो जिसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी उसी के लिए आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो डेल्टा TF निकाल लेते हैं हम। देखो यहाँ KCl ग्लूकोज, ये दोनों तो आपके क्या है ना, डिसोसिएट होंगे, I की वैल्यू क्या होगी 0 1 होगी। लेकिन इसके केस में और इसके केस में देखो ये KCl है तो ये किससे डिसोसिएट होगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, 2 आयन देगा आपको। तो I की वैल्यू इन केस ऑफ KCl आएगी आपकी 2, Na2 के केस में आएगी आपकी 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस, I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3। जिसके लिए I की वैल्यू ज्यादा उसके लिए TB ज्यादा, और TB ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉज, आपको क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है एक्वस सॉल्यूशन का। उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन मोलैलिटी नहीं, क्योंकि मोलैलिटी तो डिपेंड ही नहीं करता टेम्परेचर पे। डिक्रीज इन मोलैलिटी, यस,
आपको क्या होगा, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे, और वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगा। तो क्या है, डिक्रीज इन मोलरिटी। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका बी। नेक्स्ट है बेटा, वोंट हैव फैक्टर ऑफ 0.1 m आइडियल सॉल्यूशन इज। अरे बेटा आइडियल बोल दिया उसने, आइडियल का मतलब क्या है यार, ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा, आइडियल तो उसको बोलते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आएगी इन केस ऑफ आइडियल, ध्यान रखना आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन सा है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, एसीटोन प्लस बेंजीन, ना, एसीटोन प्लस इथेनॉल, बेंजीन प्लस मिथेनॉल, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो कौन सा करता है नेगेटिव डेविएशन शो, नेगेटिव डेविएशन शो करता है बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल लेते हैं अपन हाइड्रोजन का, आप सबको पता है, ऐसा क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन कैन बी मोस्ट इजीली ऑक्सीडाइज, नो, हाइड्रोजन कैन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं, ये भी रीजन नहीं है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो, हमने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन का एज्यूम कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, देखो बेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी वो होगा आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखना आप, ठीक है। तो आपको पता है फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा होगा। तो देखते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एफिनिटी, ना, हाइड्रोजन रिडक्शन पोटेंशियल, यस, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसलिए बेटा ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, टू कंपेयर द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सब्सटेंस, करते हैं बेटा ये तो। द प्रिडिक्ट इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन ऑफ मेटल, ये तो एप्लीकेशन पार्ट है। टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल। टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेटल डिपोजिटेड ऑन कैथोड, ये नहीं करते बेटा, कि ये तो फेराडे करता है, ये तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ये क्या करता है हमारा फेराडे, ये नहीं करता। हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैलकुलेट नहीं करता कि कितना अमाउंट डिपोजिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, आप सबको पता है स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चाहिए हमें, स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा आपका, या तो आपकी ई नॉट सेल क्या होनी चाहिए, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, या फिर डेल्टा जी के लिए क्या होना चाहिए, या डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तभी जब ई नॉट सेल क्या होगा पॉजिटिव। तो ई रिडक्शन इज नेगेटिव, ना, रिडक्शन नेगेटिव थोड़ी हो, डेल्टा जी इज नेगेटिव, यस, डेल्टा जी इज नेगेटिव होना चाहिए हमारी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए। नेक्स्ट है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। देखो आपको कंसंट्रेशन गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, क्या रिलेशन होता है बेटा, लेमडा एम होता है आपका क्या, यहाँ पे होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होता है हमका मोलरिटी, या मैं लिख दूँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। क्लियर है। अब देखते हैं इसमें कंसंट्रेशन गिवन है, हमें एक चीज यहाँ से मालूम है, क्या मालूम है बेटा यहाँ से, कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ये वाली चीज कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी। अब देख लेते हैं किसकी कंसंट्रेशन कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन सबसे कम है, मतलब इसकी मोलरिटी सबसे ज्यादा है, आपको मैक्सिमम ही तो पूछी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, फिर आपको क्वेश्चंस को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज चेंज इन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आप सबको पता है, मैंने आपको थ्योरी सेशन में बताया हुआ है कि चाहे मोलर कंडक्टेंस की बात हो, या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात हो, या कंडक्टेंस की बात हो, ये तीनों ही ऑन डाइल्यूशन क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज। लेकिन कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है ऑन डाइल्यूशन, आपकी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है।
डिक्रीज होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग। कंडक्टिविटी डिक्रीज, यस। कंडक्टिविटी इंक्रीज, ना। कंडक्टिविटी रिमेन सेम, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड, नंबर नो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और क्वेश्चंस को करना है, कुछ नहीं है। हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 12 एम्पियर विद 75% एफिशिएंसी इज पास थ्रू द सेल फॉर 3 आवर। आपको जेड की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? जेड की वैल्यू गिवन है। तो देखो कैसे करोगे, हमें पता है ये फैराडे से होगा क्वेश्चन। तो हाउ मच मेटल विल बी डिपॉजिटेड व्हेन करंट ऑफ 12 एम्पियर विद 75% एफिशिएंसी इज पास थ्रू 3 आवर। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है क्यूट। क्यूट क्या होता है? QUIT। देखो QIT ये आपके चार्ज का फॉर्मूला होता है। अगर आपको चार्ज, अगर आपको करंट का अमाउंट दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं? चार्ज। और अगर हमें चार्ज पता चल जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है आपका W इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है ZQ। यहाँ से आप अमाउंट निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो बेटा? अमाउंट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चंस को करते हैं। देखो आपको चार्ज निकालना है पहले, और चार्ज की ये बोल रहा है कि एफिशिएंसी कितनी है? ओनली 75% एफिशिएंसी है। पहले चार्ज निकाल लें। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एम्पियर कितना दे रखा है? 12 इंटू 3R। कितने दे रखे हैं आपको? 3R। और 3R को सेकंड में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 इंटू 60। ये यहाँ से Q निकल के आएगा, ये Q निकल के आएगा। लेकिन इसकी एफिशिएंसी कितनी है बेटा? इसकी एफिशिएंसी ओनली है 75%। तो इसका 75% निकालोगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका निकल के आएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका Q निकल के आ जाएगा। क्लियर है? यहां से आपका Q निकल के आया है ये। और इस Q में बेटा अगर मैं क्या करूं, इस Z का मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि मुझे गिवन है। क्या गिवन है? Z 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ये जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, इसको देखो, यहां से हमारा I इंटू टी, Q निकाला, इसका ओनली 75% ही है। एफिशिएंसी कितनी है? 75। तो इसका मैंने निकाल दिया बेटा 75%। उसमें जेड का कर दिया मल्टीप्लाई क्यू के साथ, तो डब्ल्यू निकल के आ जाएगा। आपसे यही तो पूछा कि कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका जो आंसर आएगा बेटा, वो आंसर आएगा बेटा यहां से आपका 38.8। ये आंसर आएगा। इसको कैलकुलेट करना, आपको मिलेगा 38.8 ग्राम। इतना डिपॉजिट होएगा। नेक्स्ट है, इफ 54 ग्राम ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, हाउ मच एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो यहाँ पे फैराडे का क्या कॉन्सेप्ट आपको समझना है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जितना उस पर चार्ज होता है। क्लियर है? जैसे मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे ये सिल्वर की बात कर रहा है, तो सिल्वर पे कितना चार्ज होता है बेटा? सिल्वर पे चार्ज होता है +1। और सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 107 ग्राम। 107 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए बेटा? जितना इस पे चार्ज है, मतलब 1 फैराडे। 1 इंटू 96500 कूलम, इतना चाहिए। कब? जब इतना ग्राम होगा तो इतना चाहिए। हमारे पास बेटा कितना है? 54। तो 1 के लिए निकाल लोगे यहाँ से, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 96500 डिवाइडेड बाई 107 है कितना बेटा? 54। इतना ग्राम, इतना हमारे पास इसको डिपॉजिट करना है। इतने को डिपॉजिट करने के लिए इतना चार्ज चाहिए बेटा। कितना? इतना चार्ज चाहिए आपको, जब 54 को। क्लियर है ये बात करते हैं। हमारे पास बेटा चार्ज इतना है, उसने बोला कि चार्ज का अमाउंट क्या है? सेम है। चार्ज हमारा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, हाउ मच एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड बाय द सेम अमाउंट। अमाउंट कितना है चार्ज का? इतना। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एल्यूमिनियम को बताओ मुझे। एल्यूमिनियम जो होता है उसके उसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए, इसका 1 मोल का मतलब कितना है? इसके 26 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए। कितने चाहिए? 3 फैराडे चाहिए। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 3 फैराडे चाहिए कितने को? 26 ग्राम को। क्लियर है? अगर इसके 3 फैराडे चाहिए 26, हमारे पास है कितना फैराडे? ओनली इतना फैराडे। तो इसके एक फैराडे कितने को करेगा बेटा? 26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 96500। ये फैराडे मैंने चेंज कर दिया। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है कितनी? इतनी। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 96500। इससे ये कट जाएगा, डिवाइडेड बाय 107 इंटू ऊपर करोगे 54। तो आपको क्या करना है? आपको करना है 26 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 107। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो यहां से आपका आंसर आएगा
आपका आंसर आएगा बेटा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 4.5। कितना आएगा? 4.5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। आपको जनरली एक चीज याद रखनी है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए उतना फेराडे चार्ज चाहिए जितना उस पर चार्ज होता है। जैसे Ag पे हमारा यहाँ +1 था तो एक फेराडे चाहिए, 1 फेराडे चाहिए इसके 1 मोल को। 1 मोल में हाउ मच ग्राम? 107 ग्राम। तो 1 ग्राम को कितना डिपॉजिट करेगा बेटा? इतना। क्लियर है? हमारे पास ग्राम कितना है? 54। तो 54 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये हमारे पास आ गया चार्ज, कूलम में आ गई ये वैल्यू। इतना चार्ज है हमारे पास। इसने बोला है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बताइए कि कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो मैंने एल्यूमिनियम के लिए निकाला कि एल्यूमिनियम के 26 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए मुझे 3 फेराडे चाहिए, लेकिन 3 थोड़ी है मेरे पास। हमारे पास फेराडे कितना है बेटा? इतना। इतना फेराडे है, तो इतने को इतना चाहिए, तो इतने को कितना चाहिए? वही वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4.5। नेक्स्ट है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी in terms of Faraday is required to produce 100 ग्राम of Ca from molten CaCl2। देखो सेम यही उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास मुझे बताइए यहाँ पे Ca कितना है? CaCl2 के अंदर अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँ तो Ca 2+ में है। क्लियर है? Ca का एटॉमिक मास होता है 40। अगर 40 ग्राम को डिपॉजिट करूंगी मैं तो मेरे को कितना चाहिए? जितना इस पे चार्ज है, मतलब 2 फेराडे। क्लियर है? तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा? 2 फेराडे, मतलब 96500 डिवाइडेड बाई 40। ये पूछ रहा है कि 100 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका यहाँ से 5 फेराडे। कितना चाहिएगा हमें? 5 फेराडे। तो इस तरीके से निकालते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस को। किस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी, कितना चार्ज जब कितने में डिपॉजिट करने में लगता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ लीड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज लीड सल्फेट इज कंज्यूम्ड। नो, लीड सल्फेट कंज्यूम नहीं होता। ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व, ये भी नहीं होता। लीड सल्फाइड इज फॉर्म्ड, ये भी नहीं होता। लीड सल्फेट इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म होता है बेटा। क्या होता है? लीड सल्फेट इज फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन से क्वेश्चन, तो रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। The amount of chlorine evolved by passing 2 ampere of current in aqueous solution of NaCl for 30 minutes। सेम क्वेश्चन है, आपसे कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिलेगा? अमाउंट ऑफ क्लोरीन निकालना है आपको। देखो पहले आपको ध्यान रखना है NaCl दे रखा है आपको, क्या करना है? NaCl आपको गिवन है, तो NaCl जो होगा वो कैसे टूटता है आपका? Na++ Cl- में ब्रेक डाउन करता है ये। बिल्कुल हमें चाहिए यहाँ पे क्लोरीन गैस। क्या चाहिए बेटा? क्लोरीन गैस चाहिए। तो क्या आप बताओ मुझे, क्लोरीन गैस निकलती है Cl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी, और यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगी बेटा? ये Cl2 गैस के अंदर। यही चाहिए हमें। तो हमें एक चीज पता चल गया, 2 क्लोरीन के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम बोल सकते हैं 2 क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 71 ग्राम। 71 ग्राम के लिए 2 फेराडे चाहिए मेरे को। कितना चाहिए? 2 फेराडे चाहिए। ठीक है, इतना चार्ज चाहिए मेरे को। इतना ग्राम होगा तो इतने फेराडे चाहिए, लेकिन हमारे पास चार्ज कितना है ये बताओ मुझे। चार्ज है बेटा, चार्ज निकाल लेंगे यहाँ से। चार्ज का फॉर्मूला है Q = IT। तो क्यू निकालो यहाँ से। एम्पियर कितना दे रखा है? 2 इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 मिनट। तो 30 को हम सेकंड में चेंज कर लो, दिस वन। यहाँ से क्यू आ जाएगा। इतना चार्ज है। देखो 2 फेराडे करेगा आपको कितना? आपको 71 ग्राम को डिपॉजिट करेगा। तो 1 फेराडे कितने को करेगा बेटा? 71 डिवाइडेड बाई 22, वो 2 फेराडे। अपन को है कितना चार्ज बेटा? सिर्फ इतना सा ही तो चार्ज है अपने पास, 2 × 30 × 60, इतना चार्ज है। फेराडे की वैल्यू पुट कर लो। यहाँ से फेराडे की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा? यहाँ है आपका कितना था? 71 इंटू 2 फेराडे, 2 × 96500। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से निकल के आएगा कि कितना आपका क्लोरीन वो होने वाला है, डिपॉजिट होने वाला है, क्लोरीन इवॉल्व होने वाला है। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, तो इसको सॉल्व करना, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 1.32 ग्राम। इतना क्लोरीन इवॉल्व होगा आपका। कब? जब आप 2 एम्पियर का करंट 30 मिनट तक कंटिन्यू वहां पे क्या करोगे? दोगे। 30 मिनट तक अब 2 एम्पियर का करंट जब दोगे तो आपको जो क्लोरीन गैस मिलेगी वो 1.32 ग्राम मिलेगी। तो इस तरीके से करते हैं फेराडे के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अ गैल्वेनिक सेल हैज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इफ एन अपोजिंग पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट इज अप्लाइड टू दिस सेल, व्हाट विल हैपन टू सेल रिएक्शन एंड करंट पासिंग थ्रू द सेल। देखो, the cell reaction is stop and no current flow through the cell,
नहीं. Cell reaction is stop and no current flow the cell. The reaction continue but current flow is opposite direction. नहीं. The concentration of reactants become unity and current flow from cathode to anode. नहीं. The cell does not function. आपके अगर दोनों ही अपोजिट आप क्या कर रहे हो, फोर्स दे रहे हो, तो आपका जो फंक्शन सेल है वो क्या नहीं करती बेटा, फंक्शन ही नहीं करेगी. आपकी सेल क्या नहीं करेगी, फंक्शन नहीं करेगी. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl सॉल्यूशन इज इतना. कितना दे रखा है, 1.01 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. इट्स मोलर कंडक्टिविटी इन ओम इनवर्स सेंटीमीटर एंड मोल इनवर्स इज. आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछा है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम होता है. मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी. यही गिवन है क्या, आपको सब कुछ गिवन है बेटा. इसमें मोलरिटी गिवन है, कप्पा की वैल्यू गिवन है, डेल्टा एम निकालना है आपको. कैसे निकालोगे, ये होगा आपका, ये कितना गिवन है 1.01 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी विच इज 0.1. इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो आंसर आएगा आपका 1.01 इंटू 10⁻⁻2. क्लियर है. इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके से फ्लो होता है, थ्रू फ्लो ऑफ आयंस. आयंस के थ्रू होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें पूछा किस फॉर्मेट में है, फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड. नो, देखो मैं आपको बताती हूँ. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. क्लियर है. यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये होता है आपका, ये बैटरी से कनेक्ट होता है इस तरीके से. ये नेगेटिव पोल होता है, ये पॉजिटिव पोल होता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ से कैथोड होता है, ये इसको बोलते हैं कैथोड. और कैथोड टू एनोड क्या होता है बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज होता है. कैसे होता है, कैथोड टू एनोड इंटरनल सप्लाई होती है आपकी फ्रॉम कैथोड टू एनोड. तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ से क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट. जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. कौन सा नहीं है आपका इलेक्ट्रोलाइट, इज नॉट नहीं पूछा है आपसे, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. तो आपका यहाँ पे देखो ग्लूकोज, इथेनॉल, यूरिया, आपको कौन सा नहीं है बेटा, आपका नहीं है एसिटिक एसिड. कौन सा नहीं है, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 व्हाट इज लिबरेट एट एनोड. आप सबको पता है जब डाइल्यूट के केस में कौन सी गैस लिबरेट होती है एनोड पे बेटा. ध्यान रखना, जब आप डाइल्यूट की बात करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, तो आपकी जो गैस लिबरेट होगी एनोड पे वो होगी बेटा O2 एट एनोड. और ध्यान रखना, अगर इसको कंसंट्रेट कर देते हैं हम, कंसंट्रेट H2SO4 जब लेते हैं, तो कंसंट्रेट H2SO4 के केस में मिलती है आपको S2O8 -. ये गैस इवॉल्व होती है एट एनोड. तो ध्यान रखोगे तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है. तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम इजिकल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी. मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इंक्रीज तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज. तो ऑप्शन देख लेते हैं. वेरिएशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, नहीं. वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस इज सेम, नहीं. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. अगर कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है बेटा द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट थ्रू इट्स सॉल्यूशन, कितना होगा. तो देखो आपसे पूछा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो आपको पता है किसी के भी 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए आपको, उतना ही फेराडे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए चाहिए हमें 96500 कूलम. कितना चाहिए, चार्ज कितना चाहिए बेटा आपको, 96500 कूलम 1 मोल को. करंट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1. तो लगा दो Q इजिकल टू IT. आपसे टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है. द टाइम इज रिक्वायर्ड, तो Q दे रखा है, I दे रखा है, T पूछा है, तो T निकाल दोगे यहाँ से. देखो T इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई I. क्लियर है. Q कितना है 96500 डिवाइडेड बाई I कितना है बेटा, I दे रखा है आपको 1. यहाँ पे देख लेते हैं अपन को. देखो आर्स के अंदर पूछा है तो इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 60 इंटू 60. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा यहाँ से 26
26.8 आर, 26.8 आर चाहिए उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है बेटा? नेचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, चेंज इन टेम्परेचर, ऑल ऑफ दिस। भाई टेम्परेचर पे चेंज करता है ना, टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। तो यहाँ पे किस पे करता है आपका? आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? सेल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? सेल ईएमएफ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? बी, सेल ईएमएफ बोलते हैं आप। नेक्स्ट, हाउ डज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन चेंज विद टाइम फॉर अ केमिकल रिएक्शन? किस तरीके से चेंज होता है? तो आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिक्रीज होती है आपकी जो हमारा रिएक्शन का टाइम इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज दिस। आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी है? 3 × 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू गिवन है। क्लियर है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर पूछा है तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है। अगर के की यूनिट निकालनी है, के से आपको ऑर्डर निकालना है तो कैसे करते थे हम? यहाँ पे हम यूनिट निकाल लेते हैं, मोल डिवाइडेड बाई लीटर टू द पावर क्या होती है? 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? यहाँ से आप क्या करो, देख लो के की यूनिट क्या आएगी। तो के की यूनिट आपको क्या दे दी? यहाँ से के की यूनिट दे दी, कितनी दे रखी है? मिनट। ऐसा किस केस में आएगा? एन की मैं क्या वैल्यू यहाँ पुट करूँ कि मुझे क्या मिल जाए? मिनट इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स मिल जाए। तो ऐसा याद रखना, टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स जो होती है वो किस में आती है बेटा? फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से अपना ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ रिएक्शन आर से पी, ये एक रिएक्शन हो रही है आपकी, हाफ लाइफ दे रखा है टी हाफ। टी हाफ कितना दे रखा है? 1/2। ऑब्जर्व टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या करता है? टी हाफ वो इंडिपेंडेंट है किस पे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। व्हाट इज द ऑर्डर? आप सबको पता है टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। क्लियर? तो यहाँ पे टी हाफ डिपेंड ही नहीं करता किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कौन सी रिएक्शन है बेटा? ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। नेक्स्ट है अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। एक आपकी रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। मतलब क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, अगर आप कंसंट्रेशन को क्या करोगे? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, आप कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? 4 टाइम इंक्रीज कर रहे हो। आपकी जो कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। आपने क्या किया? एक रेट थी, यहाँ पे x मान लो, कंसंट्रेशन टू द पावर 2। आपने बोला है कि इसकी कंसंट्रेशन ऑफ आर को हम 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, मतलब यहाँ पे 4। तो बोल रहा है कि रेट में क्या इंक्रीज होगा? रेट में क्या इंक्रीज होगा? फॉर्मेशन ऑफ पी। तो कितना होगा बेटा? 8 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय, किस तरीके से डिसाइड की जाती है? टेम्परेचर के थ्रू? नो। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एज वेल एज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट? यस। मैकेनिज्म से ही तो निकालते हैं हम क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। या तो एक्सपेरिमेंटल से निकालते हैं या फिर मैकेनिज्म से निकालते हैं। मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करेक्ट कौन सा नहीं है? ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये तो सही बात है। हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एक्सपेरिमेंटली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म रेट लॉ एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, दिस इज रॉन्ग। फ्रैक्शन भी हो सकती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 1.5 भी हो सकती है, 3.2 भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी आपकी आ सकती है, वो सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है बेटा, अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज रिड्यूस टू हाफ। इन्होंने क्या बोला है कि आपकी क्या है जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है बेटा, वो आपकी सेकेंड ऑर्डर है दिस वन। इसने बोला है कि अगर मैं इस कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, रिड्यूस टू हाफ, मतलब 1/2 कर दूं, तो 1/2 द पावर 2 कितना आएगा, रेट बताना मुझे इस टाइम पे कितना आएगा, तो रेट आएगा आपका 1/4, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। फॉर ए केमिकल रिएक्शन आर से पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कोई रिएक्शन हो रही है, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर विद टाइम प्लॉट है गिवन एज बिलो, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आपको ऑर्डर पूछा है, तो बेटा ये आपको जो प्लॉट ये गिवन है आपको यहाँ पे आर, ये आर है बेटा, ये यहाँ पे नहीं है आर, ये आपको डिक्रीज हो रही है, ये कंसंट्रेशन है और यहाँ पे टाइम, इसके साथ आपको ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ये जो है टाइम के साथ डिक्रीज होती है, देखो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता आपका, फर्स्ट ऑर्डर का तो डिपेंड ही नहीं करता, कांस्टेंट आती है आपकी, टाइम पे डिपेंडेंस ही नहीं होता। इसमें क्या होता है, टाइम के साथ रेट आपका क्या करता है, डिक्रीज। ऐसा किसमें होता है बेटा, जीरो ऑर्डर में होता है, किसमें होता है, जीरो ऑर्डर में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूरा रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, द रेट लॉ इज गिवन लाइक दिस। कैसे गिवन है आपको रेट लॉ, आपको रेट लॉ गिवन है बेटा, आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 बी टू द पावर 2, इस तरीके से गिवन है आपको, क्लियर है रेट। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज द ऑर्डर, तो इन दोनों का सम ही तो ऑर्डर होता है, तो 1/2 + 2 कितना आएगा बेटा ऑर्डर, यहाँ से 5/2, तो ऑर्डर की कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 5/2, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर व्हाट कंडीशन अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन मे बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किस कंडीशन में हो सकती है बायोमोलिकुलर, ऐसा स्यूडो रिएक्शन में होता है। तो व्हेन बोथ द रिएक्टेंट हैव सेम कंसंट्रेशन, नो। व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज इज लार्ज एक्सेस, यस, मैंने यही बताया आपको, स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, कि हम एक की कंसंट्रेशन क्या कर लेते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, जिस पर डिपेंड ही नहीं करता रेट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे लगेगा 2 ऑर्डर है लेकिन रहेगी यूनिमॉलिक्यूलर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, आपकी कोई स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन है, बोथ द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन, ना, आपके दोनों ही रिएक्टेंट लो में नहीं होते, वही कॉन्सेप्ट है जो इससे पहले क्वेश्चन में था। बोथ द रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन सेम कंसंट्रेशन, ये भी नहीं है। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सिस, यस, वन ऑफ द रिएक्टेंट प्रेजेंट किसमें होता है आपका, एक्सिस में होता है, जिसपे हमारी रेट डिपेंड ही नहीं करती। नेक्स्ट है, व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हम एक कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो वो करेगा क्या, इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा इक्विलिब्रियम पे, यस। इट डिक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, करेगा। इट डिक्रीज, सॉरी, बैकवर्ड को डिक्रीज करेगा नहीं, ऐसा नहीं करता बेटा, इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीज नहीं करता। इक्विलिब्रियम पे क्या करता है ये, इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, जिससे फॉरवर्ड की रेट भी इंक्रीज होती है और बैकवर्ड की रेट भी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, आपको टी हाफ दे रखा है, क्या दे रखा है, टी हाफ, आपको T1/2 दे रखा है बेटा 10 मिनट। व्हाट परसेंटेज द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन 100 मिनट, मतलब आपको क्या पूछा है, टी कंप्लीशन पूछा है, इनके 100 के लिए पूछा है। तो आपको पता है T1/2 T50 जो होता है वो कितना होता है, या मैं बोलूँ T100% जो होता है 99.9%, वो कितना होता है बेटा, लगभग आपका 10 टाइम्स होता है टी हाफ के, यही होता है क्या, 10 टाइम्स होता है टी हाफ के। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा आपका 99%, क्या हो जाएगा 99%। नेक्स्ट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, आपकी एक्टिवेशन एनर्जी में अगर रिएक्शन की वो मॉलिक्यूल की एनर्जी को अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है, ग्राफ जब हम बनाते हैं यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एक्टिवेशन एनर्जी के एनर्जी के फॉर्म में, तो क्या होता है आपका कुछ ऐसा होता है इस तरीके से,
ये जो एनर्जी होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या है, मॉलिक्यूल की एनर्जी, क्या है, मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसको बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, जो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। EA में अगर आप मॉलिक्यूल की एनर्जी को ऐड कर दोगे तो यहाँ से आपकी क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम, किस केस में हो सकता है बताओ, आपकी रेट की यूनिट, ये रेट है आपका, ये के इक्वल कब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जब मैं क्या करूं, यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर क्या ले लूं बेटा, 0 ले लूं। इन दोनों की ही अगर पावर 0 हो जाएगी तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर रेट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा किस केस में होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। The number of molecule of the reactant taking place in single step of reaction is indicated by, जो एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है आपकी कोई, मान के चलो यहाँ से लिए मैंने A+2B गिव राइज टू C, ये आपकी एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका 1, इसका 2, 3 मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2x + y = z इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0। अगर इसका 0 होगा तो इसके लिए रेट इक्वेशन पूछा है आपसे, रेट इक्वेशन। तो देखो इसके लिए कैसे लिखोगे, इसके लिए रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, इसके लिए रेट हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, रेट = k x⁻2 x⁻2 एंड y⁻1, राइट। अगर ये 0 ऑर्डर है तो क्या लिखोगे, रेट = k a⁻0 एंड b⁻, या y लिख दो, a b की जगह क्या लिखना है आपको, xy, ये भी 0। तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, ये पूरा क्या हो गया बेटा 1। तो रेट किसके इक्वल हो गया, यहाँ पे आपका रेट हो गया बेटा k के इक्वल। तो देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस, पूरा रिएक्शन x से y एक रिएक्शन हो रही है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 27 टाइम्स, कितनी हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कितनी होगी बेटा, 27 टाइम्स होगी, रेट जो है आपकी वो 27 टाइम्स होगी। when the concentration of x is increased 3 times, हमने यहाँ पे क्या किया कि रेट थी हमारी, रेट को कैसे लिख रहे थे, रेट = यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे लिखोगे आप k और x⁻, कुछ लिखेंगे अपन n, इस तरीके से लिखते हैं। इसने बोला कि ये जो रेट है वो 27 टाइम्स होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैं 3 की पावर क्या लिखूं, यहाँ पे 27 हो जाए, तो कब पॉसिबल है, जब 3 की पावर 3, यही है क्या। तो ऑर्डर पूछा है आपसे, ऑर्डर कितना होगा बेटा इसके केस में, ऑर्डर होगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कैसी हो जाएगी आपकी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है सबको। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, यस, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे, एक्सटेंट पे नहीं डिपेंड करता, इनिशियल पे भी नहीं करता, टाइम कंप्लीशन पे भी डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर। आप सबको पता है, यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा रखा है कि अगर आप किसी भी रिएक्शन का 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट डबल हो जाता है। क्लियर है। तो आपसे पूछा है आपका कितनी हो जाएगी जब 50 डिग्री राइज कर दोगे, 50 तक राइज कर दोगे। तो देखो 10, अगर आपकी 10 थी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन समथिंग कुछ था, कुछ भी था x, ये मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हमने इसका 10 से कहाँ गए होगा 20 डिग्री राइज किया, तो ये कितना हो गया होगा बेटा 2x। जब 20 से हमने 30 डिग्री राइज किया है तो ये कितना हो गया होगा इसका डबल 4x। और जब हमने 30 से बेटा 40 गए तो हमारा कितना हो गया होगा इसका भी डबल, इसका डबल मतलब, इसका डबल का मतलब 8। और अगर हमने 40 से फिर 50 गए तो कितना हुआ होगा बेटा इसका डबल, कितना होता है 16। क्या कर दिया ये, अच्छा 10 डिग्री राइज करने पे 2 होता है, सॉरी गलत है ये, इस तरीके से नहीं होगा। देखो जब 10 डिग्री होगा टेम्परेचर तो रेट ऑफ रिएक्शन मान के चलो 2 था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हाँ तो हमने 10 से जब 20 किया होगा बेटा तो कितना हो गया होगा 4, और 20 से जब 40 किया होगा तो हो गया होगा आपका कितना 8,
और 40 से जब 50 गए हैं बेटा हम, 40 से जब 50 गए तो कितना हो गया बेटा, यहाँ से 8 से 16 हो गया, डबल हो गया ना, हर पे डबल हो जाता है आपका। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सॉरी कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक सेकेंड, हर एक 10 डिग्री राइज करने पे डबल हो जाती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ थी हमारे पास x, ठीक है, जब 10 डिग्री था, 10 डिग्री पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी बेटा, x थी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन 10 डिग्री पे, जो हमारा 10 डिग्री था तो यहाँ पे x था, क्लियर है। जो हमने इसको 10 से 20 गए तो यहाँ पे बेटा कितनी हो गई होगी, इसकी दुगनी, कितना, 2x, और 20 से जब 30 गए तो कितनी हो गई होगी बेटा, इसका डबल 4x, और 30 से जब 40 गए हैं अपन तो कितनी हो गई, इसका भी दुगना, इसका दुगना कितना होता है 8x, और 40 से बेटा हम 50 पे गए हैं तो इसका दुगना कितना हो गया 16, तो 16 तो इसमें आंसर ही नहीं है। पावर होती है बेटा, एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, पावर में होती है ये, कैसे होती है आपकी, पावर में होगी, देखो 10 होगा तो 2 होगी, तो पावर लगाएंगे हम, तो 20 गए होंगे तो 2 का पावर 2 होगी, और जब 30 गए हैं हम तो यहाँ पे कितना हो जाएगी, 2 का पावर 3, क्लियर है, दुगनी हो जाती है। और जब हम 40 पे गए होंगे तो 2 का पावर कितनी होगी बेटा, यहाँ पे 4, और 50 पे गए होंगे तो कितना होगा, 2 का पावर 5, और 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 32 आएगा। तो ध्यान रखना इस तरीके से, आप जब मान के चलो आपकी 2 थी 10 डिग्री पे, तो 20 गए होंगे तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगी, 30 जाओगे तो 2 टू द पावर 3 हो जाएगी, 40 जाओगे तो 2 टू द पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से करने होते हैं ये क्वेश्चन, क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 32 टाइम्स। तो यहाँ पे बेटा आपके केमिकल काइनेटिक्स, आपके सॉल्यूशन, आपके सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी हैं उनके क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन इसके अलावा और भी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।